गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए भारतीय सामाजिक संगठन, उसके आधार और उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताएंगे। संगठन से बालकों तात्पर्य होता है, आपने आमतौर पर सुना होगा कि संगठन का मतलब होता है कुछ लोगों का एक जगह इकट्ठा हो जाना या कहिए कि एकत्र हो जाना। लेकिन वास्तव में संगठन का मतलब होता है एक जैसी मेंटेलिटी कि लोग जब एक जगह कलेक्ट होते हैं तब हम उसे संघ या संगठन का नाम देते हैं। यहाँ पर हम जब बात करते हैं सामाजिक संगठनों की, तो सामाजिक संगठन से तात्पर्य होता है कि समाज की जो परिस्थितियां हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में जो संगठित करने के लिए जो संस्थाएं होती हैं, वो संस्थाएं जब एकजुट होकर के एक स्पेशल एक कैटेगरी में एक संघ बनाती हैं, तो हम उसे भारतीय सामाजिक संगठन का नाम दे सकते हैं या सामाजिक संगठन का नाम दे सकते हैं। और भारत में चलने वाला सामाजिक संगठन भारतीय सामाजिक संगठन होगा। तो जानते हैं कि बात सामाजिक संगठन क्या चीज़ है। तो सामाजिक संगठन वह दशा अथवा स्थिति है जिसमें समाज की विभिन्न संस्थाएं अपने स्वीकृत और पूर्व निश्चित उद्देश्यों के अनुसार कार्य कर रही होती हैं। तो ये सामाजिक संगठन की परिभाषा है। ये परिभाषा जो मैंने अभी बोली, इलियट और मेरिल की लिखी हुई है। तो भारतीय सामाजिक संगठन का अर्थ उस संतुलित परिस्थिति से है जिसमें इस समाज के विभिन्न अंग अपना अपना कार्य करते हुए इसे बनाए रखने के लिए में अपना योगदान प्रदान करते हैं। भारतीय समाज की व्यवस्था और उसके संगठन का आधार भौतिकवादी ही नहीं है, अपितु इसमें आध्यात्मिकता को भी उचित स्थान प्रदान किया गया है। भारतीय समाज और उसका संगठन भौतिकता से पूर्व अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो आइए बालकों, आज हम जो है भारतीय सामाजिक संगठन के प्रमुख आधारों में पंचऋण, पंच महायज्ञ, पुरुषार्थ, पुनर्जन्म आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी आपने भारतीय सामाजिक संगठन के विषय में जाना और अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय सामाजिक संगठन के दार्शनिक आधार। इनमें सबसे पहला आधार है पंचऋण। पंचऋण भारतीय सामाजिक संगठन में यह माना जाता है कि व्यक्ति के ऊपर 5 प्रकार के ऋणों का उत्तरदायित्व होता है। इनमें पहला ऋण होता है पितृ ऋण, दूसरा देव ऋण, तीसरा ऋषि ऋण, चौथा अतिथि ऋण और 5वां भूत ऋण। अब आपके मन में ये उत्सुकता होगी आखिर ये ऋण क्या होते हैं। तो सबसे पहला ऋण है पितृ ऋण। अपने माता पिता एवं पूर्वजों की सेवा करना, उनकी मृत्यु के उपरांत उनका तर्पण अथवा श्राद्ध करना पितृ ऋण कहलाता है। दूसरा है देव ऋण। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी व्यक्तियों को कुछ उत्तरदायित्व पूरे करने पड़ते हैं, अतः व्यक्ति पर दूसरा ऋण देव ऋण माना जाता है। इसके लिए आपने देखा होगा यज्ञ हवन इत्यादि हम लोग करवाते हैं। तीसरा ऋण है पितृ ऋण। तीसरा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण ऋषियों अथवा ब्राह्मणों की सेवा करना ऋषि ऋण कहलाता है। चौथा है अतिथि ऋण। अतिथि का मतलब होता है ऐसा नहीं जो आपके घर मेहमान आते हैं वो अतिथि हैं, वो व्यक्ति जिसे आप जानते नहीं हैं और वो कभी कभी आपके घर आता है तो उसकी सेवा शुश्रूषा करना अतिथि सत्कार कहलाता है। और उसके उसमें जो कुछ भी सेवा में जो भी आपका खर्च होता है वो आप पर एक प्रकार का ऋण होता है, उसी को हम अतिथि ऋण कहते हैं। 5वां और अंतिम ऋण होता है भूत ऋण। व्यक्ति देवताओं, ऋषियों, माता पिता तथा अतिथियों का ऋणी होने के साथ साथ उन वस्तुओं का भी ऋणी होता है जो व्यक्ति के जन्म से पूर्व उत्पन्न हो गई हैं, अर्थात व्यक्ति पर अंतिम ऋण भूत ऋण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्व जन्म के ऋण जो हैं वो व्यक्तियों को चुकाने पड़ते हैं। इसके लिए उस पर जिस प्रकार जो ऋण होता है वो कहलाता है भूत ऋण। इसके बाद
दूसरा दार्शनिक आधार सामाजिक संगठन का है पंच महायज्ञ। जैसे पंच ऋण होते हैं, ऐसे ही पंच महायज्ञ भी भारतीय सामाजिक संगठन के दार्शनिक आधारों में गिने जाते हैं। इनमें पहला वही है, उसी प्रकार के हैं ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ। तो इनमें सबसे पहला है ऋषि यज्ञ। ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है वो ऋषि यज्ञ कहलाता है। दूसरा देव यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। पितृ यज्ञ, पृथ्वी तथा माता पिता को प्रसन्न करने के लिए पितृ यज्ञ किया जाता है। अतिथि यज्ञ, अतिथि सत्कार करने के लिए, अतिथियों की सेवा करने के लिए। और इसी प्रकार भूत यज्ञ, निम्न यानी जो छोटे जीवधारी हैं उनकी रक्षा के लिए, उनको हवि देने के लिए जो यज्ञ होते हैं वो भूत यज्ञ कहलाते हैं। तीसरा दार्शनिक आधार है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। व्यक्ति को अपने संपूर्ण जीवन इन पुरुषार्थों से होकर गुजरना होता है। तो इन पुरुषार्थों में सबसे पहला पुरुषार्थ है धर्म, अर्थात हमें अपने जीवन में नैतिकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन को सार्थक रूप से जीने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं और वो सभी नियम कानून धर्म ने बनाए हैं और उन कानूनों के मुताबिक ही उसे अपना पालन करना चाहिए जीवन का। दूसरा होता है अर्थ। अर्थ का मतलब धन, दौलत, पैसा, संपत्ति आदि से होता है। व्यक्ति को अपने जीवन में अर्थ भी प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि अर्थ मानव के धन प्राप्त करने के सहज स्वभाव की ओर संकेत करता है तथा उस धन का संग्रह एवं उपयोग तथा तत्संबंधी प्रवृत्तियों को बतलाता है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अर्थ भी जरूरी है, क्योंकि इस अपूर्ण संसार में अगर कोई चीज पूर्ण है तो वो अर्थ है, धन है, जिससे हम अपने धार्मिक यज्ञ करेंगे, धार्मिक ऋण चुकाएंगे, यानी जो भी कार्य करेंगे, अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करेंगे तो सब वो अर्थ की आधार पर ही करते हैं। तीसरा है काम। काम से तात्पर्य संयम पूर्वक अपने गृहस्थ आचरण का पालन करते हुए, गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करना है तथा एक उत्तम संतान को जन्म देना है। चौथा और आखिरी पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष से तात्पर्य यह है कि हम धर्म, अर्थ तथा काम के क्षेत्रों में नियमों एवं प्रतिबंधों का पालन करते हुए संसार के इस माया मोह से छुटकारा पाएं और हमारी आत्मा तृप्त हो जाए, यही हमारे मोक्ष है, लिए मोक्ष है। इसके बाद अब हम आते हैं भारतीय सामाजिक संगठन की विशेषताओं की ओर। तो भारतीय सामाजिक संगठन में क्या क्या विशेषताएं हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं जिन्होंने भारतीय सामाजिक संगठन को स्थायित्व दिया है। उनमें पहला तत्व है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के ऊपर मैं इससे पूर्व भी आपको बता चुका हूं कि भारतीय वर्ण व्यवस्था क्या थी। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण 4 वर्णों में समाज को बांटा गया था और चारों ही वर्णों के द्वारा व्यक्ति अपने इनसे जो नैतिकता था उसका पालन करते हुए अपने जीवन को गुजारता था। चारों वर्णों की व्यवस्था अलग अलग थी, सब कर्म पर आधारित व्यवस्थाएं थीं, कुछ जाति पर आधारित भी थीं, लेकिन ज़्यादातर कर्म पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था, जन्म पर आधारित कम थी। दूसरा था आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम क्या है? हिंदू धर्म के अनुसार आश्रम 4 हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन 4 आश्रमों में व्यक्ति के जीवन को बांटा है। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक के आश्रम को ब्रह्मचर्य का नाम दिया,
इसमें व्यक्ति अध्ययन करता है, शिक्षा पूरी करता है, उसके पश्चात दूसरा आश्रम शुरू होता है 25 से 50 वर्ष। इसमें व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, परिवार का पालन पोषण करता है, संतानों को जन्म देता है, विवाह करता है। ये सभी कार्य जो हैं वो गृहस्थाश्रम के अंतर्गत होते हैं। उसके पश्चात वानप्रस्थ आता है। वानप्रस्थ में जब उसकी संतानें गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने लगती हैं तब व्यक्ति वानप्रस्थ में चला जाता है और वह वानप्रस्थ में रहते हुए यानी परिवार के साथ रहते हुए जो उसकी संतति होती है, जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती है तो उनका मार्गदर्शन करता है और 75 से 100 वर्ष की आयु में वो संन्यास आश्रम को ग्रहण करता है, यानी ईश्वर के भजन में अपने समय को बिताता है। इसके बाद तीसरा जो सामाजिक संगठन की विशेषता है वो है धर्म की प्रधानता। भारतीय सामाजिक संगठन में धर्म को भी सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है, इसलिए भारत को धर्म प्रधान देश कहा जाता है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार धर्म की उत्पत्ति स्मृति, पुराणों तथा श्रुतियों के आधार पर हुई है। धर्म को एक शक्ति माना गया है जिससे तर्क का कोई स्थान नहीं है। धर्म का आधार विज्ञान के आधारों से भिन्न है। चौथी विशेषता जो है वो संयुक्त परिवार है। हमारे भारतवर्ष में परिवार प्रणाली जो है वो बहुत ही उत्तम कोटि की रही, यानी सभी व्यक्ति जो थे परिवार के वो साथ मिलकर रहते थे। कई पीढ़ियों के व्यक्ति साथ साथ रहते थे और इसी व्यवस्था को संयुक्त परिवार व्यवस्था कहा गया। वास्तव में संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का एक समूह है जो साधारणतया एक मकान में रहते हैं, एक ही रसोई का भोजन करते हैं, जो एक सामान्य संपत्ति के स्वामी होते हैं और जो एक ही उपासना में भाग भी लेते हैं तथा आपस में रक्त संबंधी होते हैं। ये जो है विशेषताएं संयुक्त परिवार की होती हैं। पांचवी विशेषता है जनजातियां। जनजाति उन लोगों का समूह होता है जो निश्चित भूभाग पर अपनी संस्कृति के साथ, अपनी भाषा के साथ, अपने राजनीतिक संगठन के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। भारत में ऐसी बहुत सी बालकों जनजातियां हैं, जैसे नागा है, संथाल है, कुकी है, टोडा है, कुर्ग है, जौनसारी है, भील हैं। ऐसी तमाम जनजातियां हैं जो अपना जीवन यापन कर रही हैं। ये भी जनजातियां जो हैं भारतीय सामाजिक संगठन की महत्वपूर्ण विशेषता हैं। छठी विशेषता है विवाह। भारत में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, पुरुषार्थ करता है, आश्रम व्यवस्था में शामिल होता है, वह विवाह करता है, क्योंकि विवाह से ही व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। तो ऐसी व्यवस्था में व्यक्ति जो है के लिए विवाह अनिवार्य हो जाता है। सातवीं विशेषता है जाति और वर्ग। भारतीय समाज में जाति प्रथा भी भारतीय सामाजिक संगठन की महत्वपूर्ण विशेषता है। जाति न केवल व्यक्ति के कार्यों को निर्धारित करती है बल्कि उनके दैनिक जीवन के आचरणों को भी निर्धारित करती है। इसके साथ साथ उस समूह का भी चुनाव करती है जिसमें कि व्यक्ति विवाह संबंध स्थापित कर सकता है। जाति जन्म पर आधारित होती है, यानी जैसे ही व्यक्ति किसी जाति में, किसी परिवार में जन्म लेता है तो उस परिवार की जो जाति होती है वो व्यक्ति को मिल जाती है। दूसरी बात, जाति एक बंद वर्ग है और व्यक्ति विवाह अन्य कार्यों के लिए अपनी जाति के अधीन ही रहता है। अगली विशेषता है विविधता में एकता। भारत में विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वो साथ साथ रहते हैं। उनकी रीतियां अलग हैं, उनके रिवाज अलग हैं, लेकिन उसके बाद भी जो साथ साथ रहते हैं। यही भारतीय सामाजिक संगठन की विविधता में एकता की विशेषता है। तो बालकों, यहाँ आपने भारतीय सामाजिक संगठन के दार्शनिक आधार और उनकी भारतीय सामाजिक संगठन की विशेषताओं के विषय में जाना।